कृष्णा डिजिटल स्कूल प्रस्तुत करता है द एथ हैबिट 8वीं आदत की बुक समरी। ये बुक स्टीफन कवी के द्वारा लिखी गई है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खो जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जो हमें ये बताती हैं कि किस तरह से हम अपने आप को इफेक्टिव बना सकते हैं। लेकिन शायद एक ही किताब ऐसी है जिससे हमें ये पता चल पाता है कि किस तरह से हम इफेक्टिवनेस से महानता का सफर तय कर सकते हैं। खुद को महान बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत और डेडिकेशन की आवश्यकता होने वाली है। स्टीफन आर कोवी की लिखी ये बुक द एट्थ हैबिट फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस हमें वो रास्ता दिखाती है जिसकी हेल्प से हम इफेक्टिवनेस से महानता का सफर तय कर सकते हैं। इस किताब से हम समझ पाएंगे कि एक इफेक्टिव इंसान और एक महान इंसान में मुख्य तौर पर क्या अंतर होता है। आखिर वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें दूसरे लोग एक लीडर के रूप में देखते हैं, उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। इस बुक में हम जान पाएंगे कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है और कुछ अलग करके दिखाना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर की आवाज को पहचानें। न सिर्फ हम खुद को मोटिवेट करें बल्कि दूसरों को भी इस चीज के लिए मोटिवेट करें कि वो अपने अंदर की आवाज को पहचान कर अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। क्या आपको पता है कि हम जो कर रहे हैं और हम जो कर सकते हैं, इन दोनों चीजों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही इस दुनिया की बहुत सारी समस्याओं का जवाब लेकर आ सकता है। द एट्थ हैबिट बुक उन लोगों के लिए है जो कोशिश करने पर भी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और ये बुक उन लोगों के लिए है जो अपने साथ काम करने वाले लोगों के अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाना चाहते हैं और जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। हम में से हर कोई सोचता है कि काश मैं भी दूसरों की तरह कामयाबी हासिल कर सकता। कुछ लोगों का मानना है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लें उन्हें कभी अच्छे परिणाम नहीं मिलते, और अगर आपके साथ ऐसा है तो आपको 8वीं आदत अपनाने की जरूरत है। अपने अंदर की आवाज को सुनना और उसके हिसाब से काम करना ही 8वीं आदत है। अगर आप दूसरों के हिसाब से काम करते हैं तो आप अपनी जरूरतों और अपने काम करने के तरीकों के बारे में नहीं जान पाएंगे। यही वजह है कि आप बार बार नाकामयाब हो रहे हैं। इस बुक में हम जानेंगे कि सिर्फ अपने बारे में सोचना ही बुद्धिमानी नहीं है। अगर किसी इंसान को एक अच्छा लीडर बनना है तो उस इंसान को दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। इस बुक के अंदर हमें एक अच्छे लीडर होने की बहुत सारी क्वालिटीज के बारे में जानने का मौका मिलेगा, और साथ ही हम यह भी समझ पाएंगे कि किस तरह से वो सारी क्वालिटी हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। महात्मा गांधी जैसी बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में सुनकर हम समझ पाएंगे कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में वो चीजें हासिल करी जिसके कारण उन्हें बाद में महान हस्ती के रूप में देखा जाने लगा। हमें इस बुक में पता चलेगा कि कोई भी इंसान एक रात में सफलता हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए सालों की मेहनत और डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। सफलता हासिल करने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग फेज से होकर गुजरना पड़ता है, और समरी में हमें यह पता चलेगा कि हर फेज में हम किस तरह से अपने आप को साबित कर सकते हैं। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी बड़ी कंपनी को सफल बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से लोग अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर देते हैं, यानी कि वो हार मान लेते हैं, क्योंकि उनको अपने ड्रीम्स तक का रास्ता बहुत हार्ड लगने लगता है। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक टेस्ट में फेल हो जाने की वजह से अपने ड्रीम्स को चेज करना ही छोड़ देते। लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने कभी अपना फुल एफर्ट लगाया ही नहीं। जिस टेस्ट में वो फेल हुए उसमें भी उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में पहले से ही यह सोच बना ली होती है कि टेस्ट बहुत हार्ड है और वो उसको पास नहीं कर सकते। ऐसे स्टूडेंट्स खुद में बिलीव करना ही छोड़ देते, और एक बार आपके अंदर का बिलीव खत्म हो गया तो समझ जाइए कि आपका ड्रीम भी खत्म हो गया। इसीलिए अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसे हासिल करने के लिए वो सब करें जो आपको करना पड़े। कभी भी अपने ऊपर बिलीव करना ना छोड़ें। हमारी पूरी लाइफ ही एक टेस्ट की तरह है। हम कई बार फेल होंगे, लेकिन अगर हम कोशिश करना छोड़ दें तो वो सबसे ज्यादा बुरा होगा। कभी भी कोशिश करने से पीछे नहीं हटें। अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए डटे रहें। आपका जो भी ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी इन्वेस्ट करें। अपने आप को अपने ड्रीम्स की तरफ पुश करते रहें। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो आपने कभी नहीं किया तो आपको उसके लिए कुछ अलग भी करना पड़ेगा। एक बार बिल गेट्स से किसी ने एक सवाल किया कि वो कौन सी सुपर पावर है जो वो अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो उनका जवाब था उनके अंदर अगर बुक्स को जल्दी रीड करने की सुपर पावर हो तो वो बेस्ट होगा। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा है या बहुत फेमस है। सक्सेस का असली मीनिंग है अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाना। चैप्टर 1, अपने अंदर की आवाजों को सुनिए। अगर कोई इंसान अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देगा तो उसको अलग अलग तरीके के लोग नजर आएंगे जो कि अलग अलग तरीके की परेशानियों से घिरे हुए होंगे।
आपने अपने आसपास मौजूद लोगों से कुछ इस तरह की बातें जरूर सुनी होंगी। मैं फंस चुका हूं, मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना है। कोई दूसरा इंसान मेरी वैल्यू नहीं करता, न ही कोई मेरी कैपेबिलिटी को समझता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। शायद मैं किसी काम के लायक ही नहीं हूं। मैं बहुत ज्यादा अकेला हूं। मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका हूं। मैं किसी भी चीज में बदलाव लाने के काबिल नहीं हूं। ये सब वो आवाजें हैं जो आज के समय में किसी भी इंसान को उसके आसपास के लोगों से सुनने को मिल ही जाती है। ये सब स्टेटमेंट्स जो अभी हमने आपके सामने रखे, इनमें से बहुत सारे स्टेटमेंट्स के साथ तो आप खुद भी रिलेट कर ही पा रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में भी तो यही सब परेशानियां हैं। शायद इसीलिए ही एक बार किसी इंसान ने कहा था कि इंसान को सबसे नॉर्मल या फिर कहें कि जनरल चीज वो लगती है जो सबसे ज्यादा पर्सनल होती है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि अपने काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं, उन्हें यही लगता है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, उनसे काम ज्यादा करवाया जाता है और उन्हें उस प्रकार से सैलरी नहीं दी जाती जितना वो डिजर्व करते हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे आश्चर्य करने वाले फैक्ट्स पे जो कि आपको सोच में डाल देंगे। क्या आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोगों में से सिर्फ 37% लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा एहसास होता है कि वो जहां काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। 5 में से सिर्फ एक ही इंसान ऐसा होता है जो अपनी टीम या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को लेकर उत्साहित रहता है। दुनिया में जितने लोग काम कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 50% लोग ही हफ्ते भर में काम करने के बाद अपने काम में सेटिस्फाई रहते हैं। सिर्फ 15% लोगों को यह भरोसा रहता है कि वो जहां काम करते हैं वहां पर वो दूसरों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। सिर्फ 20% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि अपने काम करने वाली जगह पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। अब शायद आपको इस बात का एहसास हुआ होगा कि इंसान ने पिछले कुछ सालों में ना जाने कितनी नई टेक्नोलॉजी इजाद की है, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग अपने काम करने के तरीके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं है। लोग अपने काम को लेकर एक्साइटेड फील ही नहीं करते। लोग अपने काम से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। दुनिया काफी तेजी से बदल रही है। आज के समय में इंसान अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चैलेंज या परेशानियां फेस करते हैं वो अलग तरीके की होती हैं। साल 1989 में एक किताब पब्लिश की गई थी, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उस किताब में इंसान के कैरेक्टर और उनकी इफेक्टिवनेस के प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया था। पर आजकल के समय में एक इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सिर्फ इफेक्टिव होना ही काफी नहीं होता। अगर इंसानों को इफेक्टिवनेस से आगे बढ़ना है और इस बदलती दुनिया की जरूरतों को पूरा करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमें कठिन से कठिन सिचुएशन में सर्वाइव करना आता हो और उनसे लड़कर जीतना आता हो। आखिर हमें 8वीं हैबिट की क्या जरूरत है? इस सब के लिए हमें डेवलप करनी होगी एक 8वीं हैबिट। यह हैबिट है अपने अंदर की आवाज को सुनना और साथ ही साथ दूसरों को इंस्पायर करना कि वो भी अपनी आवाज को सुने। हमारे अंदर की जो आवाज होती है उसमें इंटेलिजेंस और होप की कोई कमी नहीं होती। आज की फ्रस्ट्रेशन से भरी लाइफ में ये आवाज हमारे लिए सुकून का काम कर सकती है। ये जो किसी इंसान के अंदर की आवाज होती है वो उस इंसान के टैलेंट, जरूरतों और पैशन से बन के निकलती है। आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपना विजन किस तरह से डेवलप किया तो उनका जवाब था कि ऐसा नहीं है कि शुरू में मेरे पास विजन मौजूद था। उन्होंने कहा कि अपनी लाइफ में विजन पाने के लिए उन्होंने जरूरतमंद लोगों की तरफ देखा और फिर उन्होंने उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के बारे में सोचा। इसी से उनके जीवन में एक विजन आया कि उनको बांग्लादेश के गरीबों के लिए कुछ करना है और फिर इसी तरीके से ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई। ये बैंक गरीबों को छोटे छोटे लोन देती है ताकि पैसों की कमी की वजह से किसी का कोई काम न रुके। आज के समय में ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के 46,000 गांव में काम कर रही है। जब भी आप किसी बड़े लीडर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि उन सभी के अंदर की आवाज और उनके अंदर का विजन धीरे धीरे जन्म लेता है। किसी भी इंसान के अंदर विजन तभी डेवलप होता है जब वो अपने आसपास के लोगों की जरूरतों पर ध्यान देता है और उन्हें पूरा करने के बारे में सोचता है। जिस तरह मोहम्मद यूसुफ ने पहले लोगों की जरूरतों को समझा और फिर बाद में उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने टैलेंट और पैशन की मदद ली। इस बुक समरी में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली परेशानियों को खुद से दूर रख सकते हैं और किस तरह से हम अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेशन को निकालकर सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 2, हमें समय के साथ बदलना सीखना होगा। पीटर ड्रकर, जो कि हमारे समय के बहुत महान मैनेजमेंट थिंकर हैं, उनके अकॉर्डिंग आने वाले 100 साल में जो हमारे समय के इतिहास के बारे में लिखा जाएगा तो उसमें टेक्नोलॉजी या इंटरनेट या फिर ई-कॉमर्स की बात नहीं होगी, बल्कि उस इतिहास में जो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज होगी वह होगी इंसानों की परिस्थितियों में आए बदलाव की। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंसानों को खुद को मैनेज करना पड़ रहा है और इंसान
इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जरा इतिहास में पीछे जाइए और खुद को एक शिकारी की तरह इमेजिन करिए। अगर आप एक शिकारी होते तो आपको सुबह सुबह शिकार पर जाना होता और अपने परिवार के लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ती। उस समय इसके अलावा आपको किसी और चीज के बारे में कोई जानकारी ही नहीं हो रही होगी। अब जरा सोचिए कि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी कंडीशन में आपके पास आता है और आपको किसान बनने के लिए मजबूर करता है, तो इस चीज को लेके आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? आप देखेंगे कि एक किसान के तौर पर वो इंसान पहले जमीन पर हल चलाता है, उसके बाद बीज डालता है और इतनी मेहनत के बाद भी उसको कुछ हासिल नहीं होता। इसके बाद वो बीज को पानी देता है और कुछ दवाओं का छिड़काव करता है, उसके बाद भी काफी समय तक उसको कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन आप क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद उस किसान की खेती तैयार हो जाती है। तब आपको एहसास होता है कि एक किसान होना एक शिकारी होने से 50 गुना ज्यादा फायदेमंद है। किसान अपनी मेहनत और लगन से इतने पैसे कमा लेता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता है और उनको अच्छी नॉलेज दे सकता है, जबकि एक शिकारी के तौर पर आप मुश्किल से ही अपना जीवन यापन कर पा रहे थे। इन सब चीजों को देखते हुए आप भी किसान बनने की ओर निकल पड़ते हैं। फिर उसके बाद आप अपने बच्चों और उनके बच्चों को भी एक किसान के तौर पर जीने की सीख देते हैं। बिल्कुल यही हुआ था जब इतिहास में शिकारियों की संख्या घट गई थी और किसानों की संख्या बढ़ने लगी थी। कुछ समय बाद आती है इंडस्ट्रियल एज, यानी कि वो समय जब इंसान फैक्ट्री का निर्माण करता है और चीजों का प्रोडक्शन करने के अलग अलग तरीके सीखता है। देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एज में इंसानों की प्रोडक्टिविटी किसानों से 50 गुना ज्यादा होती है। जब आपको यह नजर आता है कि कोई इंसान नए तरह से चीजों को सीखकर आपसे ज्यादा कमा रहा है, तो लाजमी है आपको जलन तो होगी और आप ये भी चाहेंगे कि आप भी उसी की तरह बन पाए। अब आपके मन में भी एक ही सवाल आ रहा होगा कि इस इंडस्ट्रियल एज में सफल होने के लिए आपको क्या करना होगा। ऐसे समय में सफल होने के लिए आपको जरूरत होती है एक नए स्किल सेट की, और सबसे जरूरी एक नया माइंडसेट। यह जानना भी काफी अहम है कि इंडस्ट्रियल एज के दौरान 90% किसान किसानी छोड़कर फैक्ट्री की तरफ मुड़ गए। अब समय आ रहा है जब इंसान धीरे धीरे इंफॉर्मेशन नॉलेज वर्कर एज की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरान इंसान इंडस्ट्रियल एज से भी 50% ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉलेज वर्कर्स बहुत ज्यादा अहम होते हैं। नॉलेज वर्कर्स से हमारा मतलब उन लोगों से है जो कि किसी भी चीज की अच्छी और उच्चतम नॉलेज रखते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे लोगों की तलाश होती है जिनके पास नॉलेज का भंडार हो। ऐसे लोग फोकस और क्रिएटिविटी को अपने साथ लेकर आते हैं। आजकल बेरोजगारी अपने चरम पर है। बेरोजगारी इस समय सबसे हॉट पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है। लेकिन एक बात आप आज समझ लीजिए कि ये जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है। ये जो हम इंडस्ट्रियल एज से नॉलेज वर्कर एज में शिफ्ट हो रहे हैं, ये इसका कारण है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगर हमें आने वाले समय में सफल होना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक नया माइंडसेट डेवलप करें और वो स्किल सेट अपनाएं जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। आप आज खुद से ये सवाल करिए कि आने वाले समय में अगर आपको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सफलता कायम रखनी है तो उसके लिए किस किस चीज और किस किस स्किल की जरूरत पड़ने वाली है। इंडस्ट्रियल एज में मशीनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मशीनों को ऑपरेट करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन को इंसानों के माइंड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें सिर्फ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो मशीनों को अच्छे से ऑपरेट कर सके। इसीलिए इंडस्ट्रियल एज के दौरान इंसान सिर्फ एक चीज बनकर रह गया था। आजकल के मैनेजर इसी चीज को फॉलो करते चले जा रहे हैं। वो नॉलेज वाले लोगों को भी एक चीज की तरह देखते हैं और उन्हें उसी तरह से ट्रीट करते हैं। मैनेजर्स लोगों के पोटेंशियल को और उनकी सही वैल्यू को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जब आपके सामने कोई चैलेंज होता है और आप उस चैलेंज के रिस्पॉन्स उसके बराबर एफर्ट लगा देते तो उसी को सक्सेस कहा जाता है। लेकिन अगर एक चैलेंज के बाद दूसरा चैलेंज आपके सामने आता है और आप वही पुरानी वाली स्ट्रैटेजी दोहराते हैं, तो फिर एक बात समझ लीजिए कि वो सेम स्ट्रैटेजी काम नहीं आने वाली है। उसी तरह अब नॉलेज वर्कर एज में अगर आप इंडस्ट्रियल एज वाली चीजें करेंगे तो आप अवश्य फेल हो जाएंगे। चैप्टर 3, अगर आप सही समय पर सही आइडिया अप्लाई करते हैं तो उससे पावरफुल कुछ भी नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि कोई भी व्यक्ति जब कुछ बड़ा अचीव करता है तो उसके पीछे क्या कारण होता है? क्या वो जन्म से ही उतना काबिल होता है? क्या उस व्यक्ति के अंदर पहले से ही टैलेंट होता है? किसी भी व्यक्ति को सफल होते हुए देखने के बाद आपके दिमाग में ऐसे सवाल जरूर आते होंगे, और ये लाजमी भी है। जब भी किसी को सफलता मिलती है तो हर कोई ये जानने के प्रयास में लग जाता है कि आखिर उस व्यक्ति ने वो सब किस तरह से हासिल किया है। किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे कुछ बहुत अहम कारण होते हैं जिनके बारे में हमें जानना होगा। इस दुनिया में सफल होना उतना आसान नहीं है जितना हम सभी सोचते हैं। अगर किसी इंसान को अपने जीवन में कुछ अलग और कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए सबसे पहले उस इंसान को खुद को बदलना होगा। इंसान को अपना कैरेक्टर, अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। इंसान को अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी होगी। अपने अंदर कंपटीशन की भावना डेवलप करनी पड़ेगी। उसे इस काबिल बनना होगा कि वो अपने साथ साथ दूसरों को भी मोटिवेट कर सके।
इंसान को अपने अंदर के टैलेंट और अपने मजबूत पक्षों को पहचानना होगा। कोई भी इंसान यूं ही सफल नहीं होता। सभी की शुरुआत शून्य से ही होती है। आप किसी भी महान इंसान के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति ने भी पहले छोटे छोटे कदम लिए और उन जिम्मेदारियों को सही तरीके से संभाला जो कि उनको दी गई थी। तब जाके कहीं उनको सफलता मिली। जब कोई व्यक्ति छोटी छोटी जिम्मेदारियों को सही तरीके से हैंडल करता है तो फिर वो दूसरों का भरोसा जीतने में कायम होता है। और अगर सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा करेगा तभी वो आपको बड़ी जिम्मेदारियां देगा। बड़ी जिम्मेदारी ही आपको बड़ा बनाती है। अगर आप उन जिम्मेदारियों को सही तरीके से सफलतापूर्वक हैंडल करते हैं तो दूसरे व्यक्ति का भरोसा आपके ऊपर और भी ज्यादा मजबूत होता है। ऐसे व्यक्तियों में एक खास बात होती है कि ये लोग कभी छोटी छोटी चीजों की वजह से अपने टारगेट से भटकते नहीं हैं। ये लोग एकदम फोकस्ड होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति ये एटीट्यूड डेवलप कर सकता है कि उसको किसी नेगेटिव चीजों से फर्क ही ना पड़े और वो अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस रह सके। जब आप अपने अंदर के टैलेंट और स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं तब आपको इस बात का एहसास होता है कि आप जिन चीजों को लेकर परेशान होते हैं वो चीजें ऐसी ही हैं जिन पर आपको ज्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहिए। अपने आप को जानने के बाद आपको यह साफ नजर आने लगता है कि कौन सी चीजें आपके और आपके गोल्स के लिए जरूरी हैं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको आपके टारगेट से दूर ले जाने का प्रयास करती हैं। जब आप खुद को अंदर से पूरी तरह से जान लेते हैं तब आप अपने विजन को पहचान पाते हैं और उसके बाद ही आपके अंदर कुछ बड़ा अचीव करने की हिम्मत पैदा होती है। आप ऐसी चीजें करने लगते हैं जो कि आपके टैलेंट के साथ मेल खाती हैं। कम शब्दों में कहें तो आप अपने अंदर की आवाज सुनने लगते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप कुछ बड़ा अचीव करने के प्रयास में लग जाते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर की आवाज को पहचानें और साथ ही साथ आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बात के लिए इंस्पायर करें कि वो अपने अंदर की आवाज को सुने और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आगे काम करें। कई बार आपने लोगों को सुना होगा कि हर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। एक वो रास्ता होता है जो कि ज्यादातर लोग चुनते हैं और एक वो रास्ता होता है जो कि बहुत कम लोग चुनते हैं। यही वो पॉइंट होता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन से रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल लोग जो होते हैं वो ज्यादा लोगों वाला रास्ता चुनते हैं क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, जहां पर रिस्क कम होता है वहां पर कुछ बड़ा अचीव करने के मौके भी आपको कम ही मिलेंगे। और अगर आप कम लोगों द्वारा चुने गए रास्ते की ओर जाते हैं तो आपके पास मौके बहुत होंगे। थोड़ा रिस्क होगा लेकिन आपके पास हर मोड़ पर सफल होने का मौका होगा। हम सभी के अंदर कुछ बड़ा करने का पोटेंशियल मौजूद होता है। बस हमें खुद को अच्छे से जानना है और अपने टैलेंट और स्ट्रेंथ को पहचान कर उसी के साथ आगे बढ़ना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद पर डाउट करते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड और ये जज्बा है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं तो आपको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस दो चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहली चीज, आपको अपने अंदर की आवाज को पहचानना है और सही नेचर को पहचानना है। आपको यह जानने की कोशिश करनी है कि आपके पास ऐसा कौन सा टैलेंट है जो जन्म से मौजूद है और उसके बाद अपने अंदर की आवाज को आपको दुनिया के सामने एक्सप्रेस करना है। एक डिसिप्लिन के साथ आपको अपने विजन पर काम करना है। चैप्टर 4, भगवान ने हमें बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं जो कि हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। क्या आपको पता है कि हम सभी के पास बचपन से ही कुछ ऐसे गिफ्ट्स मौजूद हैं जो हमने कभी ओपन ही नहीं किए। हम इस बात से भी अनजान हैं कि वो गिफ्ट हमारे कितने ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। भगवान ने हम सभी को न जाने कितने अच्छे और पावरफुल गिफ्ट्स दिए, लेकिन हम कभी उन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं वो सारे ही सेम लेवल पर होते हैं। उन सभी की इंटेलिजेंस सेम होती है, सब एक बराबर होते हैं। बाद में कौन कितना ज्यादा सफल होता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन अपने आप को सही तरीके से संभाल पाता है। जो भी इंसान अपने अंदर की आवाज को सही तरीके से सुनता है और अपने टैलेंट और स्ट्रेंथ को अच्छे से इस्तेमाल करता है, वही व्यक्ति आगे चल के कुछ बड़ा अचीव कर पाता है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो हर काम के लिए किसी न किसी पर डिपेंड रहता है, लेकिन कुछ ही सालों में जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वो जिम्मेदारियां लेना सीखता है और खुद को ताकतवर बनाता है। कोई भी इंसान जितना ज्यादा अच्छे से अपने टैलेंट को इस्तेमाल करता है उसकी काबिलियत उतनी ही ज्यादा निखर कर बाहर आती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से गिफ्ट्स हैं जो कि भगवान हमें हमारे जन्म के साथ ही देता है। सबसे पहला गिफ्ट ये होता है कि हमारे पास किसी भी चीज को चुनने के लिए आजादी और ताकत होती है। दूसरा गिफ्ट होता है कुछ प्रिंसिपल और कुछ नेचुरल लॉ जो कि सभी के लिए सेम होते हैं और वो हमेशा सेम रहते हैं। तीसरी चीज होती है हमारी समझदारी या फिर कहें इंटेलिजेंस, मेंटल इंटेलिजेंस, इमोशनल या सोशल इंटेलिजेंस, फिजिकल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। कोई भी इंसान कभी इस बात से नहीं घबराता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकता, बल्कि वो इस बात से घबराने लगता है
कि वो अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा बड़ा अचीव करने के बाद उसको संभालेगा कैसे। जैसे कि कभी आप किसी को देखते हैं और ये सोचते हैं कि मैं इसकी तरह कभी नहीं बन सकता। आखिर आप क्यों नहीं बन सकते? क्यों आप भी किसी महान व्यक्ति की तरह वो सभी चीजें हासिल कर सकते जो उसने की हैं? हम सब भगवान के ही तो बच्चे हैं। जो कैपेबिलिटी दूसरे लोगों में है वही कैपेबिलिटी हमारे अंदर भी है। हमें जो सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है वो ये है कि हमारे पास चुनने की आजादी है। अगर आप ध्यान से इस बुक के बारे में जानेंगे और समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि इस बुक में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज लोगों को समझाने की कोशिश की गई है वो ये है कि सभी लोगों के पास ये आजादी मौजूद है कि वो अपने मन से कुछ भी चुन सकते हैं और अपने मन से किसी भी चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं। चुनने की आजादी को जीवन के बराबर ही मोल देना चाहिए। हर इंसान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। हर एक इंसान के पास ये मौका है कि वो अपने भविष्य को जिस दिशा में ले जाना चाहे ले जा सकता है। आपको ये खुद को यकीन दिलाना होता है कि आप दूसरों से बेहतर हैं। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें। सबकी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, सबका अपना अलग अलग टैलेंट होता है। हमारे पास जो ये चॉइस करने की ताकत है ये बहुत अहम है। हमें इसका बहुत ही समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ में जो निर्णय लेते हैं उन्हीं निर्णयों की वजह से फिर बाद में हमें जाना जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को जब ये समझ में आ जाता है कि उनके पास चूज करने की पावर है और आजादी है तो कभी कभी उनसे इसके इस्तेमाल में गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा हर काम में समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं होता, वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। उन चीजों पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर आपको लगातार ग्रो करना है और अच्छी चीजें सीखनी है तो जरूरी है कि आप अपने इस पहले गिफ्ट को सही तरह से इस्तेमाल करें। दूसरा अहम गिफ्ट हमें भगवान से मिला है वो है नेचुरल लॉ और प्रिंसिपल्स। हमें नेचुरल लॉ और प्रिंसिपल के साथ जीना सीखना होगा। अगर हम उसमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत होगा। ये सब चीजें ऐसी नहीं होती हैं जिसमें बदलाव लाया जा सके। ये हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति पर दया भाव दिखाएंगे तो ये जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति भी आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करेगा। अगर आप सामने वाले व्यक्ति की इज्जत करेंगे तो वो भी आपको उसी नजरों से देखेगा और आपकी इज्जत करेगा। इन्हीं चीजों को कभी ना चेंज होने वाले प्रिंसिपल्स की तरह देखा जाता है। बात करें नेचुरल लॉ की तो आप इन्हें कभी इग्नोर नहीं कर सकते। आपके पास नेचुरल लॉ के चुनाव को लेकर कोई चॉइस मौजूद नहीं होती। आपको चाहे पसंद हो या फिर ना हो, आपको उनके अनुसार ही अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी। जैसे बात करते हैं ग्रेविटी की, आप कभी भी ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं रह सकते। आप जो भी चीजें करते हैं उसमें ग्रेविटी की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना ग्रेविटी के किया जा सके। इसीलिए हमें नेचुरल लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके साथ ऑपरेट करना आना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे और काफी अहम गिफ्ट की, जो कि है हमारी इंटेलिजेंस या फिर कहें कैपेसिटी। नेचर 4 अहम चीजों से बना होता है: शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा। शरीर के साथ जुड़ी होती है हमारी शारीरिक क्षमता, दिमाग के साथ जुड़ी होती है हमारी मेंटल इंटेलिजेंस, दिल के साथ जुड़ी होती है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस और आत्मा के साथ जुड़ी होती है हमारी आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए हमें इन चारों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जब हम मेंटल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि मेंटल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि वो चीजों को सही तरह से समझ सके, उसको एनालाइज कर सके और फिर उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। अगर आप मेंटल इंटेलिजेंस के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक कितना बड़ा समूह है जिसके बारे में आपको जानना होगा। अगर आप बात करें फिजिकल इंटेलिजेंस की तो ये सिर्फ शारीरिक क्षमता से रिलेटेड नहीं है, इसका भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह होता है कि इंसान को खुद के बारे में कितनी नॉलेज है, वो खुद से रिलेटेड चीजों को लेकर कितना ज्यादा अवेयर है, इंसान कितना ज्यादा सोशल सेंसिटिव है। ये सब चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो जरूरी है कि भगवान के द्वारा दिए गए इन तोहफों को आप इस्तेमाल करें और सही तरीके से इस्तेमाल करें। आगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपनी आवाज को दुनिया के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। चैप्टर 5, अपनी आवाज को एक्सप्रेस कीजिए। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कौन है? इस सवाल के जवाब के रूप में आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे। आपको लग रहा होगा जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा धन दौलत है शायद वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, या फिर जिस इंसान के पास नाम है, रुतबा है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। परंतु आपको अपने दिमाग में इस सवाल को लेकर ज्यादा जोर नहीं डालना है, क्योंकि इस सवाल का जवाब स्टीफन ने अपनी इस बुक में दिया है। आइए विस्तार से उसे जानने की कोशिश करते हैं। असल में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो खुद को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। जिस व्यक्ति ने खुद को संभालने या फिर कहें जिस व्यक्ति ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उससे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आप दुनिया भर में जाकर देख लीजिए, जितने भी महान लोग हुए हैं
या फिर जितने भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने दूसरों को इंस्पायर किया है, उन सब में आपको एक चीज बिल्कुल कॉमन मिलेगी। वो ये है कि उनका खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल था। अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें और अपने अंदर की आवाज को पहचानें। किसी भी इंसान के जीवन में 4 चीजों का होना बहुत ही ज्यादा अहम है। सबसे पहला और सबसे जरूरी होता है विजन। उसके बाद आता है डिसिप्लिन। नंबर 3 पर आता है पैशन। और सबसे अंत में आता है कॉन्शियंस। अगर ये 4 चीजें किसी भी इंसान के अंदर मौजूद हैं तो ये बिल्कुल श्योर है कि वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकता है। आइए जरा एक एक करके इन चारों चीजों के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विजन की। विजन का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग की दृष्टि से आने वाली चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये अनुमान लगाते हैं कि जो चीजें आप करने जा रहे हैं उसमें आप किस हद तक सफल हो सकेंगे। जब संभावनाओं के साथ आपका दिमाग मेल खाता है तब जाकर एक अच्छा विजन तैयार होता है। आजकल दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं या फिर दुनिया जितनी भी आगे बढ़ रही है वो कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान का विजन रहा होगा। जरा सोचिए कि आज हम सभी दिन भर हाथ में स्मार्टफोन लेकर या फिर लैपटॉप लेकर घूमते रहते हैं, उस पर अपना काम करते हैं। लेकिन क्या आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले भी ये पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। उस समय किसी इंसान ने आने वाले समय के लिए ये विजन देखा था। उसे इन सब चीजों की संभावनाएं नजर आई थी। उसने इस पर काम करना शुरू किया था, तब जाकर आज ये संभव हो पाया। बिना विजन के जीवन में कुछ भी हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है डिसिप्लिन। अगर आपने कोई विजन देखा है या कोई सपना देखा है और आप उसे रियलिटी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप डिसिप्लिन के साथ काम करें। बिना डिसिप्लिन के कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। अनुशासन के बिना हर चीज अधूरी है। अगर इंसान चाहता है कि वो अपने गोल की तरफ बढ़े और सफलतापूर्वक उसको हासिल करे तो जरूरी है कि उसके जीवन में अनुशासन हो। जब कमिटमेंट और विजन एक साथ मिलते हैं तब जाकर अनुशासन की शुरुआत होती है। इसलिए शायद आपने देखा होगा कि स्कूल और कॉलेज में सबसे पहले छात्रों को यह सिखाया जाता है कि किस प्रकार अपने जीवन में अनुशासन लाना है। अगर इंसान सभी काम को समय के अनुशासन के साथ करेगा तो उसका सफल होना निश्चित है। विजन और डिसिप्लिन के बाद में आती है पैशन। पैशन यानी किसी भी चीज को हासिल करने का जज्बा। आप सबसे पहले अपने दिमाग में अपना गोल सेट करते हैं, उसके लिए टारगेट सेट करते हैं कि आपको उस गोल तक कैसे पहुंचना है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो यहीं पर आकर रुक जाते हैं। वो लोग गोल तो सेट कर लेते हैं और ये भी सोच लेते हैं कि वो वहां तक पहुंचने के लिए क्या करने वाले हैं, लेकिन उसके आगे का रास्ता उन्हें क्लियर नहीं होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के अंदर ये आग होती है कि उन्हें कुछ ना कुछ करके अपना गोल हासिल करना ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर कोई चीज डिसाइड कर लेते हैं तो उसे हासिल करके ही मानते हैं। ऐसे लोगों के अंदर पैशन होता है। किसी भी चीज को हासिल करने का पैशन ही आपको सफल बनाने के काम में आएगा। जब किसी इंसान के अंदर पैशन की कमी होगी तब उसे हर तरफ इनसिक्योरिटी ही नजर आएगी। वो कुछ भी करने जाएगा तो उसे एक डर लगा रहेगा कि हो सकता है कि उसके द्वारा कुछ गलत हो जाए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी आपको हासिल करना है वो आपको हासिल हो सके तो उसके लिए विजन और डिसिप्लिन के साथ साथ पैशन की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सबसे लास्ट में बात आती है कॉन्शियंस की। कॉन्शियंस का मतलब होता है आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत। हो सकता है कि आप जो चीज कर रहे हो वो आपके अनुसार सही हो, लेकिन अगर आप समाज की नजरों से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपकी नजरों में तो सही होती हैं लेकिन बाकी लोगों की नजरों में वो काफी गलत होती हैं। कॉन्शियंस विजन, डिसिप्लिन और पैशन के लिए एक गाइड की तरह काम करता है। किसी भी चीज को करने से पहले आपको एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए कि आप जो चीज करने जा रहे हैं उसका अफेक्ट सोसाइटी पर किस तरह से होने वाला है, या उसका अफेक्ट उन लोगों पर किस तरह से होने वाला है जो आपके साथ रहते हैं और हर काम में आपका साथ देते हैं। ये चारों चीजें जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, अगर आपकी लाइफ में हैं तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आप एकदम सही ट्रैक पर हैं। क्योंकि आजकल लोग पहले ही हार मान जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी महान इंसान के जैसे नहीं बन सकते या फिर किसी बड़े इंसान की बराबरी कर ही नहीं सकते। लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि सब इंसान एक जैसे होते हैं। जन्म से सभी के पास एक ही तरह की काबिलियत होती है। बस जरूरत है इन 4 चीजों की। अगर आप विजन, डिसिप्लिन, पैशन के साथ कॉन्शियंस को अच्छी तरह से कंबाइन करके अपने गोल की तरफ काम करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। मुश्किल हर वक्त आपके साथ रहती है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप अपने घर में छुपकर बुरे वक्त के गुजरने का इंतजार करें। आप हालात को काबू नहीं कर सकते और अपने हालात को बदलने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। सबसे पहले आपको काम की जिम्मेदारी उठानी होगी। आपको यह तय करना होगा कि चाहे कुछ भी हो आप वो काम करेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बेसहारा और कमजोर महसूस करें, लेकिन उस हालात में भी आप कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बॉस आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। आप अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहते, इसीलिए आप उनके खराब व्यवहार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे।
लेकिन इसके अलावा आप सीधे जाकर उनसे बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। आपको यह समझना होगा कि आपके पास हर वो ताकत है जिससे आप अपने हालात को बदल सकते हैं। चैप्टर 6, दूसरों को इंस्पायर करें कि वो भी अपने अंदर की आवाज को पहचाने। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब कोई दूसरा इंसान आकर उसको इंस्पायर करता है या फिर मोटिवेट करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नेगेटिव चीजों से इतना ज्यादा घिर जाते हैं कि हमें कुछ साफ नजर ही नहीं आता है। हमें लगता है कि अब हमारे जीवन का अंत हो चुका है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे में कोई दूसरा आता है जो हमें रास्ता दिखाता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए कोई भी समय खराब नहीं होता। ऐसे लोगों को ही लीडर कहते हैं। असली लीडर वही होता है जो दूसरे व्यक्तियों को इंस्पायर करता है कि आप अपने अंदर की आवाज सुने और उसको फॉलो करें। हम सभी लोगों को ऐसे हर एक व्यक्ति का शुक्रिया कहना चाहिए जो कि किसी ना किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ के अहम मौकों पर आकर प्रेरणा देता है और उसे इस लायक बनाने की कोशिश करता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। आइए एक बार जरा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लीडरशिप स्किल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। आखिर वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें असल में लीडर कहा जाना चाहिए। आसान शब्दों में अगर बात की जाए तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी वैल्यू समझाना और उस व्यक्ति को उसके पोटेंशियल का एहसास दिलाना ही लीडरशिप स्किल का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। एक लीडर के तौर पर व्यक्ति को दूसरे इंसान को उसके बारे में इतना ज्यादा बताना होता है कि उसे एहसास हो जाए कि वो इस दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। और इसके लिए जरूरी है कि एक लीडर के तौर पर पहले आप सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से जानें। आप किसी भी इंसान को तभी अच्छे से जान सकते हैं जब आप उसके साथ सही तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। अगर आप अभी इंटरनेट पर सर्च करने जाएंगे तो आपको लीडरशिप के ऊपर हजारों तरह की किताबें मौजूद मिलेंगी। साथ ही साथ बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि लीडरशिप स्किल किस तरह से डेवलप की जाती है, किस तरह से लीडरशिप को अप्लाई किया जाता है। हमें इसी बात को समझना चाहिए कि ये चीज आज के समय में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब लोग किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो चीज सभी लोगों के जीवन में एक अहम किरदार निभा रही है। जरा एक बार सोचिए कि जब आप स्कूल जाते हैं और वहां पर आपको अच्छे टीचर मिलते हैं जो कि आपको अच्छी शिक्षा देते हैं और अच्छे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं, वहीं अगर आपको ऐसे खराब टीचर मिल जाएं जो कि आपको गलत तरीके से सीख प्रदान कराते हो तो ये तो तय है कि आप गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। उसी तरह से एक लीडर का भी रोल होता है। अगर आपको गलत लीडर मिल जाए जो कि आपको गलत इंफॉर्मेशन देगा तो आप अपने रास्ते से और ज्यादा भटक जाएंगे। और अगर आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है जिसके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है तो वो आपको ऐसा रास्ता दिखा सकता है जो आपको सफलता की ओर ले जाए। बहुत से लोग मैनेजमेंट और लीडरशिप को एक समान समझने लगते हैं, लेकिन इस बुक में आर्थर स्टीफन ने इस धारणा को क्लियर किया है। दरअसल लीडरशिप में और मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा अंतर होता है। लीडर्स वो होते हैं जो सही चीजें करने की कोशिश करते हैं, जबकि मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर्स चीजों को सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। कोई भी लीडर इस बात को लेकर टेंशन में रहता है कि चीजें लोगों पर किस तरह से इंपैक्ट करेंगी, जबकि मैनेजर को हमेशा इस बात की टेंशन होती है कि कितनी जल्दी से जल्दी चीजों को कंप्लीट किया जाए। मैनेजर को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के ऊपर किसी चीज का क्या इंपैक्ट होने वाला है, उनको बस काम निकलवाना होता है। साधारण शब्दों में कहें तो लीडर को आर्किटेक्ट के रूप में देखा जा सकता है, जबकि मैनेजर्स को बिल्डर के रूप में देखा जाता है। आर्किटेक्ट यानी कि जो किसी भी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि बिल्डिंग किस तरह से बनाई जाएगी और उसे किस तरह से शेप दिया जाएगा, जबकि बिल्डर्स का काम होता है कि डिजाइन के ऊपर वर्क कैसा करना है। उसी तरह से अगर जीवन की बात की जाए तो लीडर आपके जीवन को सही तरह से तराश सकता है, उसे अच्छा बना सकता है, जबकि मैनेजर्स का काम सिर्फ इतना ही होता है कि आपको जो काम दिया गया है उसे आपको कैसे कंप्लीट करवाना है। अब शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या किसी भी इंसान को लीडरशिप के बारे में पढ़ाया जा सकता है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि नहीं, कोई भी इंसान किसी को लीडरशिप के बारे में पढ़ा नहीं सकता। हालांकि अगर कोई दूसरा इंसान चाहे तो वो लीडरशिप के बारे में सीख जरूर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें तो आपको उस व्यक्ति के काम पर फोकस करना होगा जो आपको लगता है कि एक अच्छा लीडर है। जब आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से लोगों को हैंडल करता है, क्योंकि लीडरशिप की मेन क्वालिटी यही तो होती है कि किस तरह से लोगों को हैंडल करना है और किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है। चैप्टर 7, हम दुनिया में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं सबसे पहले वो बदलाव हमें अपने अंदर लाना होगा। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि दुनिया में हम जो बदलाव देखना चाहते हैं वो बदलाव सबसे पहले हमें अपने अंदर लाना होगा। ये बात आज के समय में भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितनी कि महात्मा गांधी के समय में थी, क्योंकि हम सभी में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दुनिया में अलग अलग चीजों में खामियां ढूंढते हैं, फिर लोगों को सलाह भी देते हैं कि उस कमी को कैसे दूर करना है, लेकिन हम कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या कमी है। जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे तब तक ये दुनिया हमें कभी एक अच्छे इंसान या फिर कहें एक अच्छे लीडर के रूप में नहीं देख सकती। आपको एक मॉडल की तरह लोगों के सामने पेश होना होगा। एक मॉडल वही होता है जो इंसान एक अच्छा लीडर होता है।
और एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको बहुत सारी क्वालिटी अपने अंदर धारण करनी होगी। अभी पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया कि किस तरह से आप एक अच्छे लीडर के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। और जब इंसान एक अच्छा लीडर बन जाता है तो लोग उसे मॉडल के रूप में देखने लगते हैं, उसे फॉलो करने लगते हैं। उस इंसान की ओपिनियन की लोग वैल्यू करते हैं। वो इंसान जब कोई बात किसी से कहता है तो उसकी बात की इज्जत की जाती है, क्योंकि लोगों को इस बात का एहसास होता है कि अगर वो इंसान कोई बात कह रहा है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। कोई भी इंसान जब आपको एक लीडर के रूप में देखता है तो उसे पता होता है कि आप कितनी मेहनत करके उस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। एक मॉडल के तौर पर आप दूसरों के जीवन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस यानी कि आप दूसरों को प्रेरित करते हैं। लोग आपको और आपके काम करने के तरीकों को फॉलो करने लगते हैं। आइए जानते हैं कि ग्रीक फिलॉसफी में इन्फ्लुएंस को किस तरह से समझाया गया है। असल में ग्रीक फिलॉसफी में इन्फ्लुएंस को 3 शब्दों के अंदर समेट दिया गया है। पहला शब्द है एथोस, तो दूसरा है पैथोस और तीसरा शब्द है लोगोस। एथोस मतलब आपका एथिकल नेचर, यानी कि लोगों के सामने आपकी क्या वैल्यू है, लोग आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस शो करते हैं। जबकि पैथोस का रिलेशन होता है फीलिंग्स के साथ। एक अच्छा मॉडल वही होता है जो अपने साथ वाले व्यक्ति की फीलिंग्स को समझ सके कि वो चाह क्या रहा है और उसे किस तरह से काम करना पसंद है। एक अच्छा मॉडल होने के लिए आपको दूसरों के नजरिए से भी चीजों को देखना सीखना होगा और ये जानने की कोशिश करनी होगी कि सामने वाला व्यक्ति किस तरह से कम्युनिकेट करना चाह रहा है। सबसे लास्ट में आता है लोगोस। लोगोस का आसान शब्दों में कहें तो मतलब होता है लॉजिक। एक मॉडल के तौर पर यह सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप जब लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करें या अपनी किसी बात को रखते हैं तो उसे किस तरीके से पेश करते हैं। यह बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किसी भी चीज को लेकर किस तरह की सोच रखते हैं, क्योंकि आप जिस तरह की सोच रखेंगे आपके साथ वाले लोग भी आपको फॉलो करेंगे। और यह बहुत जरूरी है कि आप हर चीज को लेकर एक पॉजिटिव नजरिया बनाकर रखें, क्योंकि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भरी होगी तो लोग भी आपको उसी तरह से देखने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं और आपको फॉलो करना उनके लिए सही नहीं है। अब आइए जरा फोकस करते हैं उन चीजों पर जिसकी हेल्प से आप खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको जब तक कुछ ना कहा जाए उसे मत करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी को देखने के लिए या फिर किसी पर अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए उस काम को करने लगते हैं जिसे करना आपके लिए उचित नहीं है, या फिर आप कोई ऐसा काम करने लगते हैं जिसको करने के लिए आपको कहा ही नहीं गया है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप तब तक इंतजार करें जब तक आपसे किसी काम को करने के लिए ना कहा जाए, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में आप दूसरों का काम करने लगते हैं और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हर इंसान किसी स्पेसिफिक काम को अपने ढंग से करता है। अगर आप किसी दूसरे के काम में अड़चन पैदा करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि वो काम खराब हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिस पर आपको फोकस करना है वो ये है कि जब भी आपके मन में कोई सवाल आए तो उसे पूछ लीजिए। अगर वो सवाल आपकी जॉब से रिलेटेड है तो अपने ऑफिस में अपने साथ काम करने वाले वर्कर से पूछ लीजिए, या फिर अपने बॉस के पास जाइए, उनसे उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। अगर किसी और भी चीज से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा सकते हैं जो कि उस सवाल का जवाब आपको सही तरीके से दे सकता है। सवाल पूछने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जनरली बात की जाए तो सवालों की 2 बड़ी कैटेगरी होती है। पहले होते हैं सॉफ्ट बॉल सवाल। ये काफी इजी होते हैं और सामने वाले व्यक्ति को इनके आंसर देने में काफी आसानी होती है। इन सब सवालों का कोई खास पॉइंट नहीं होता। ये सब तरह के सवाल हमें कुछ अचीव करने में हेल्प नहीं करते। इन सब सवालों की हेल्प से आप अपने पार्टनर के सामने ये साबित कर सकते हैं कि आप उनके द्वारा बताई जाने वाली चीजों में इंटरेस्टेड हैं। अगर 2 महिलाएं आपस में बात कर रही हैं तो वो एक दूसरे से ऐसे सवाल कर सकती हैं कि आखिर लास्ट टाइम आपने घर की सफाई कब की थी। ये सवाल कुछ भी साबित नहीं करेगा, लेकिन इससे ये लगेगा कि आप बात करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप सिंपल और सॉफ्ट सवालों से कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको हार्ड सवालों पर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। हार्ड सवालों पर शिफ्ट होने का मतलब है कि या तो आप अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं या फिर अपने अपोनेंट के पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं, और इस सिचुएशन में यूज होने वाले सवाल को हार्ड बॉल सवाल कहते हैं। ज्यादातर सवाल या तो हार्ड बॉल होते हैं या फिर सॉफ्ट बॉल, लेकिन इन सब के बीच में सवालों की एक और कैटेगरी होती है। वो सवाल जिनमें वाई का यूज होता है वो सबसे डिफरेंट होते हैं और पूरी कॉन्वर्सेशन की थीम को बदल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसा मौका आ रहा है कि आप किसी जॉब को अपने लायक नहीं समझ रहे हैं, या फिर आपको यह लगता है कि आप उस जॉब को अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपके दिमाग में उस जॉब को लेकर कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो आपको लगता है उसे और अच्छी तरीके से कर सकता है, तो आप उसका नाम ले लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छा मॉडल या फिर एक अच्छा लीडर वही होता है जो सही लोगों को सही जगह पर काम पर लगाता है। अब बात करते हैं उन तरीके के बिहेवियर की जो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। सबसे पहला है क्रिटिसाइज। किसी को भी क्रिटिसाइज करने से बचें, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसके मन में आपके लिए गलत भावना पैदा हो जाती है, फिर वो आपको नीचा दिखाने की ही कोशिश करने लगता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर जो आपको नजरअंदाज करना चाहिए वो है कंप्लेनिंग। किसी को भी कंप्लेन मत करिए।
अगर आपको किसी के काम से कुछ समस्या है तो इनडायरेक्ट में वो उसको समझाने की कोशिश करिए कि उसने कहां पर गलती की है। उसको अगर आप सीधा बोलेंगे तो शायद उसको बुरा लग सकता है। एक और महत्वपूर्ण चीज ये कि कभी भी दो लोगों को कंपेयर मत करिए, क्योंकि जब आप दो लोगों को कंपेयर करते हैं तो उन दोनों में आपस में ही एक कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है। फिर वो एक दूसरे से बेटर बनने की कोशिश करते हैं। कभी भी फिर वो एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहते। वो दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। एक और चीज जो कि आपको नॉर्मल लाइफ में अवॉइड करनी चाहिए वो है कंपीट करना। किसी से भी कंपटीशन रखने की जरूरत ही नहीं है। हर इंसान की अपनी एक कैपेबिलिटी है। हर इंसान अपने अपने तरीके से काम करना पसंद करता है। सबको अलग अलग तरह से काम में इंटरेस्ट होता है। इसीलिए किसी दूसरे इंसान के साथ कंपटीशन करना आपके लिए सही नहीं है। आज के टाइम में हम लोगों को लगता है कि हम लोग वर्ड से रिलेटेड काफी चीजें जानते हैं और उनको समझते हैं, लेकिन हमारा ये माइंडसेट हमारे लिए डेंजरस होता जा रहा है, क्योंकि इस माइंडसेट की वजह से हम सभी के अंदर नई चीजें सीखने की चाह खत्म हो गई है। और इसी वजह से हम सभी लिमिटेड लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई नई चीज नहीं सीखेंगे तो डेवलप कैसे करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम सभी इस माइंडसेट को ड्रॉप करें और क्यूरियस बने, क्योंकि जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तभी हम नई चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, और नई चीजें सीखने और जानने से ही हम दूसरों से बेहतर बन पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम क्यूरियस होते हैं तो लाइफ हमें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है। हर चीज हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। हम चीजों को एंजॉय करने लगते हैं। चैप्टर 8, ईमानदारी ही लीडर के लिए सबसे अहम होती है। जरा एक बात सोचने की कोशिश करिए कि एक अच्छे लीडर के अंदर आपको सबसे पहले क्या नजर आता है। एक अच्छे लीडर की ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जिसे देखकर आपको यह एहसास हो जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति वही है जिसकी हमें तलाश थी। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसे देखकर आप ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति एक अच्छा लीडर बनकर उभर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं ईमानदारी और सच्चाई, तो हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। लेखक के मुताबिक एक अच्छे लीडर के अंदर ईमानदारी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक लीडर की यह सुप्रीम क्वालिटी होती है कि उसके अंदर ईमानदारी होती है, और एक ऐसी ईमानदारी जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वो लीडर चाहे किसी भी फील्ड का हो, एक फुटबॉल ग्राउंड में कोई कप्तान हो जो कि एक लीडर की तरह परफॉर्म करता है, या फिर किसी ऑफिस में एक बॉस जिसे एक लीडर के रूप में देखा जाता है। सबके अंदर ईमानदारी होना बहुत ज्यादा अहम है। बिना ईमानदारी के आप लोगों के दिल में अपनी जगह बना ही नहीं सकते। जब आप अपने साथ काम करने वाले व्यक्तियों के प्रति ईमानदार रहते हैं तो वो सब व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा करने लगते हैं। जिस तरह से हर रिश्ते में भरोसा एक मुख्य किरदार अदा करता है, उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक उस ऑर्गेनाइजेशन का आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। जिस तरह से सीमेंट ईंटों को जोड़कर रखती है, उसी तरह से भरोसा भी लोगों को एक साथ जोड़कर रखता है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं तभी वो रिटर्न में आपको भरोसे के लायक समझता है, और भरोसे की नींव होती है ईमानदारी। जब आप एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहेंगे तब आप दोनों के अंदर भरोसा पैदा होगा। कुछ समय पहले लगभग 54,000 लोगों का सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि एक लीडर के अंदर वो क्या क्वालिटी देखना पसंद करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि सबसे ज्यादा लोगों ने जिस क्वालिटी को चुना था वो थी ईमानदारी। इस बात से हमें समझ जाना चाहिए कि ईमानदारी आज के समय में कितनी ज्यादा अहम है। एक मैच्योर लीडर वही होता है जो छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी ईमानदारी को सैक्रिफाइस नहीं करता है। अगर आप लोगों के साथ ईमानदारी रखना सीख जाते हैं तो फिर आप किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद को अच्छे से संभाल सकते हैं, साथ ही साथ अपनी टीम को भी अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा और ईमानदार लीडर बनना है तो उसके लिए आपके अंदर नीचे बताई गई 7 हैबिट्स का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली हैबिट है कि आपको चीजों को लेकर प्रोएक्टिव होना होगा। प्रोएक्टिव रहने का मतलब होता है कि आप जो डिसीजन लेंगे उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, और यह जरूरी है कि आप जो भी निर्णय लें वो अपने मूड अकॉर्डिंग ना लें, बल्कि उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर लें जिनको आप फॉलो करते हैं। दूसरी हैबिट है कि हमेशा किसी भी चीज के अंत को अपने दिमाग में रखें। कभी भी यह सोचकर ना चलें कि अंत हमेशा अच्छा ही होगा। अपने माइंड में एक जगह पर यह सोचकर भी रखें कि हो सकता है कि जो आप करना चाह रहे हो वो उस तरह से ना हो। परिस्थितियों में कभी भी किसी भी कारण से बदलाव आ सकते हैं, इसीलिए हमेशा अपने दिमाग में चीजों के अंत के बारे में अच्छी और बुरी दोनों तरह की धारणाएं बनाकर रखें। तीसरी और जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि आपको पहले उन्हीं चीजों को करना है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि आप महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ दूसरी चीजों पर फोकस करने लग जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। उन्हीं चीजों पर सबसे पहले फोकस करना है जो कि महत्वपूर्ण है। उन्हीं चीजों को सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करनी है जो आपके लिए सबसे अहम है। चौथी हैबिट है कि आपको अपने माइंड में हमेशा जीत ही रखनी है, यानी कि अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव मूड में ही रखना है। कभी भी किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव नहीं सोचना है। जब आप चीजों को लेकर पॉजिटिव रहते हैं तो उसी के अनुसार आपकी लाइफ में चीजें होने लगती हैं।
अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। जब भी आप किसी से मिलने जाते हैं तो कभी ये मत सोचिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको समझे। आपको ये प्रयास करना है कि सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को आप समझने की कोशिश करें। ये जानने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाह रहा है और आपके प्रति किस तरह से उसका व्यवहार है। क्योंकि जब आप उस व्यक्ति को जान लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो व्यक्ति किस तरह का है और किस तरीके के साथ उसके साथ बर्ताव कर सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आती है, वो ये कि कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर आप कुछ और करना चाह रहे होते हैं और आपके साथ वाला व्यक्ति कुछ और करना चाह रहा होता है। ऐसी परिस्थिति में आपको एक तीसरे रास्ते की जरूरत होती है जो कि दोनों लोगों के लिए सही हो। तो कोशिश करिए कि जब आपको दो चीजों के बीच में चुनाव करना हो तो एक ऐसा रास्ता तलाश करिए जो कि दोनों चीजों से मेल खाता हो। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप पर्सनल प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने गोल्स को और अपने मिशन को पहचानना है। ये जानने की कोशिश करनी है कि आपको क्या टारगेट हासिल करना है। उसके बाद जरूरी है कि आप उस टारगेट के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाएं। उस टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करें और उनको हासिल करने की कोशिश करें। पहले तो आपको हफ्ते भर का एक प्लान डिसाइड करना है कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप हफ्ते भर में कैसे काम करने वाले हैं। उसके कुछ समय बाद जब आपको लगने लगे कि आप अपने टारगेट के करीब जाते जा रहे हैं, तब आपको डेली प्लान करना है। डेली प्लान करिए कि किस तरह से आप अपने गोल को और जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। लाइफ में गोल्स मालूम होना सक्सेसफुल बनने की ओर बस पहला कदम है। दूसरा और इंपॉर्टेंट कदम यह है कि आपको रोजाना अपना रूटीन ऐसे सेट करना होगा जिससे आप अपने गोल के और पास जा सकें। हिस्टोरियन विल ड्यूरांट ने एक बार कहा था कि हमारी पर्सनैलिटी वैसी ही हो जाती है जैसे कि हम लोग रोज वर्क करते हैं। इसका मतलब यह है कि सक्सेस वो चीज नहीं जिसको आप ढूंढ सकते हैं, बल्कि सक्सेस वो चीज है जो आपकी हैबिट्स की वजह से मिलती है। इसीलिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा डेली रूटीन सेट करते हैं। आप रोजाना ऐसे लोगों से मिलते होंगे जिन्हें यह तो पता है कि उनका गोल क्या है, लेकिन उनके डेली रूटीन को देखकर नहीं लगता कि वो लोग अपने गोल तक पहुंचने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो बताइए हमें कि आपका नॉर्मल डे कैसा होता है। क्या आप कह सकते हैं कि आप डेली जो वर्क कर रहे हैं उससे आप अपने गोल के करीब जा रहे हैं? अगर आपका जवाब ना है तो आपको चेंज लाने की जरूरत है। चैप्टर 9, अगर कोई आपके ऊपर भरोसा करता है तो उससे महत्वपूर्ण बात आपके लिए और कुछ नहीं हो सकती। जब हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और उनको अपने अंदर की आवाज सुनने के लिए प्रेरित करते हैं तो हम उन सभी लोगों के साथ एक तरह का रिश्ता डेवलप कर लेते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए सब चीजें आसान हो जाती हैं। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि इस दुनिया में अगर कोई आपसे प्यार करता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आपके ऊपर भरोसा करता है तो आपके लिए यह बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर किसी छोटी कंपनी में, सभी के अंदर लोग जब एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं तभी कोई काम पूरा हो पाता है। जरा सोचिए कि अगर लोगों के अंदर एक दूसरे पर भरोसा ना हो तो किस तरह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। जब लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते तो ऐसी सिचुएशन में वो कुछ भी बोलते हैं तो उनकी बातों में कुछ अलग ही मतलब होता है। हर बात के पीछे उनका कुछ अपना अलग एजेंडा होता है। भरोसा जहां पर कम होता है वहीं से खराब रिश्तों की शुरुआत होती है। अगर आप किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं तो रिटर्न में वो व्यक्ति भी आपके ऊपर काफी भरोसा करने लगता है। सोचिए कि दो भरोसे वाले लोगों के बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन होता है। जब कोई दो लोग एक दूसरे पर काफी भरोसा करते हैं तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है। ऐसी परिस्थिति अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो सामने वाला व्यक्ति उस गलती को दिल से नहीं लगाता। जब इंसान आपके ऊपर भरोसा करने लगता है तो वो आपको समझने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि आपने जो गलती करी है वो जानबूझकर नहीं करी है। इसीलिए बहुत से लोगों का मानना है कि दिमाग से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिल होता है, क्योंकि जब भरोसा करने की बात आती है तो उसमें आपके दिमाग का नहीं, आपके दिल का इस्तेमाल होता है। आप अपने दिल की मदद से पहचान पाते हैं कि सामने वाला इंसान भरोसे के लायक है या फिर नहीं। भरोसा कोई भी इंसान बहुत जल्दी कर लेता है। भरोसे की स्पीड इस दुनिया में सबसे तेज मानी गई है। लोगों का मानना है कि भरोसा ही एक ऐसी चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और रिश्तों को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखती है। अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा कायम रखना है तो उसके लिए स्टेफन 10 चीजें बताते हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा विचार करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि आपको उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करनी होगी जो कि आपके ऊपर भरोसा करता है, क्योंकि अगर आप पहले से ही ये सोचेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको समझने की कोशिश करे तो यह गलत है। आपको पहले यह कोशिश करनी है कि आप सामने वाले व्यक्ति को समझें, उसके व्यवहार को अच्छे से जानें, तभी आपका भरोसा एक दूसरे के ऊपर मजबूत होगा। दूसरी सबसे जरूरी बात कि अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ वादा करते हैं तो उसे समय रहते पूरा करने की कोशिश करिए।
भरोसे में ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि आपने जो बात सामने वाले व्यक्ति को कही है, आप उस पर कायम रहते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को कहेंगे कि ये काम मैं कर दूंगा और उस काम को आप समय रहते नहीं कर पाए, तो ये बहुत लाजमी सी बात है कि उस व्यक्ति का भरोसा आपके ऊपर कम हो जाएगा। उस व्यक्ति को लगेगा कि ये तो बस बोलता ही है और कुछ नहीं करता है। भरोसे के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको लोगों के साथ ईमानदार रहना है और उनके साथ हमेशा खुलकर बात करनी है। कुछ भी उनसे छुपाने की कोशिश मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों पर भरोसा करें, तो जरूरी है कि आप ईमानदारी से और खुलकर उनके सामने सारी बातें रखें। लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी उनके सामने एकदम क्लियर रखिए, क्योंकि कभी कभी लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर वो आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते, जिसके कारण आप दोनों के बीच में रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप जिस किसी पर भी भरोसा करते हैं, उसे अपनी एक्सपेक्टेशन को एकदम क्लियर कर दें कि आप उस व्यक्ति से क्या चाहते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप पर भरोसा करता है, तो उसके ना होने पर भी आप अपने भरोसे का सबूत उसको देते रहिए। यानी कि ऐसा आपको नहीं करना है कि अगर वो व्यक्ति मौजूद नहीं है तो उसका ख्याल ही नहीं करना है और किसी भी काम में उसको शामिल नहीं करना है। ऐसा मत करिए। अगर कोई व्यक्ति आप पर भरोसा करता है, तो अगर वो आपके साथ मौजूद नहीं भी है, तो भी कोशिश करिए कि उसका भरोसा ना टूटे। और जब भी आपको लगे कि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों को छुपाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब आपसे कोई गलती होती है और आप उसे छुपाने की कोशिश करने लगते हैं, तो उन्हें छुपाने के चक्कर में आप और भी ज्यादा गलतियां करते हैं। ऐसे में अगर सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा कि आपने कोई गलती की है और आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भरोसा तो टूट ही जाएगा। इसीलिए गलती करिए तो तुरंत ही उसे एक्सेप्ट भी कर लीजिए। अभी हमने बात की कि गलती करने के बाद में किस तरह से उसे एक्सेप्ट करना है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हैं अपनी गलतियों को हमारे सामने मानता है और एक्सपेक्ट करता है कि हमें उसे माफ करना भी आना चाहिए। अगर हम रिश्तों में छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, तो हम कभी भी दूसरे व्यक्ति पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाएंगे। कामयाबी हासिल करने के लिए जितना जरूरी आपका हुनर है, उतना ही जरूरी दूसरों के साथ आपके संबंध हैं। अगर आप दूसरों का भरोसा नहीं जीत पाएंगे, तो आप शायद कामयाब नहीं हो सकेंगे। सबसे पहले आपको दूसरों का भरोसा जीतना आना चाहिए। अगर आपको किसी व्यक्ति का भरोसा जीतना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने वादों को पूरा करना होगा। अगर आप किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने काम से सामने वाले व्यक्ति को खुश कर सकें। जब आप किसी से वादा करते हैं, तो आप उसके अंदर एक उम्मीद जगाते हैं, और जब आप वादा पूरा करते हैं, तो आप उसका भरोसा जीत जाते हैं। इसके बाद आप शब्दों का इस्तेमाल करना सीखिए। आपको पता होना चाहिए कि कब आपको थैंक यू कहना है और कब आपको प्लीज कहना है। इससे लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। इसके अलावा आपको माफी मांगना भी आना चाहिए। अगर आपसे अनजाने में कोई भूल हो जाती है, तो माफी मांगने से खोया हुआ भरोसा कुछ हद तक लौट आता है। लेकिन आपको भी दूसरों पर भरोसा करना होगा। आप दूसरों पर भरोसा करेंगे तो उनकी काबिलियत पर भरोसा करेंगे और उनकी कामयाबी के लिए उनको बधाई देंगे। इससे वो भी आप पर भरोसा करने लगेंगे। भरोसे से आप अपने रिश्तों को काफी मजबूत बना सकते हैं। अगर लोग आपके काम पर और आप पर भरोसा करेंगे, तो इससे आपका काफी हद तक फायदा होगा। चैप्टर 10, वो बातें जो एक इंसान को अच्छा लीडर बनाती हैं। अच्छे लीडर्स वही होते हैं जो चीजों को नजरअंदाज करने की बजाय उनका सामना करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद यह बात सामने आई है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और परेशान करने वाली समस्या लोगों को यही लगती है कि उन्हें किस तरह से लोगों से डील करना है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग तरह के होते हैं। सभी लोगों को अलग अलग तरह की चीजें पसंद होती हैं। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के काम करना पसंद करते हैं। तो एक लीडर के तौर पर आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात को सीखें कि किस तरह से आप अलग अलग लोगों के काम करेंगे। किसी भी लीडर की सबसे अहम क्वालिटी यही होती है कि वो हर तरह की समस्याओं का समाधान लेकर आता है। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन लोगों को ये उम्मीद रहती है कि उनके आगे जो उनका लीडर खड़ा है, वो उस समस्या को सुलझा लेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके सामने कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसके बस आपको ही दो रास्ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। हम सभी महात्मा गांधी के बारे में तो जरूर जानते ही होंगे। जरा सोचिए कि अगर महात्मा गांधी उनके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होते, तो क्या आज हम उनको उस तरह से जान रहे होते जिस तरह से अभी हम उन्हें जानते? शायद नहीं। अगर गांधी जी अन्याय के खिलाफ न खड़े होते, तो शायद आज हम भी उनको बस एक सफल वकील की तरह जानते जिसने बहुत सारे पैसे कमाए थे। लेकिन उनके साथ साउथ अफ्रीका में जो हुआ, उसने उनके व्यक्तित्व को बदल कर रख दिया। जब उन्हें उनके रंग की वजह से ट्रेन से बाहर कर दिया गया, तो उनको काफी बेइज्जती महसूस हुई और वो पूरे टाइम प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे और ये सोचते रहे कि किस तरह से वो इस बात का बदला ले सकते हैं। उनके मन में एक बार ये बात आई
कि क्यों ना वो जाकर उस व्यक्ति से लड़ाई करें जिसने उनको ट्रेन से बाहर धक्का दिया, लेकिन उन्होंने खुद को रोका और कहा कि ये चीज सही नहीं है, क्योंकि अगर वो उससे जाकर लड़ाई करेंगे तो इससे उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा करने के बाद उनको कुछ देर के लिए अच्छा फील हो, लेकिन उससे उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। उनके दिमाग में जो दूसरा ऑप्शन आया वो ये था कि वो वापस भारत जाकर अपने लोगों के बीच शांति से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने इस ऑप्शन को भी इग्नोर कर दिया, ये सोचकर कि अगर वो साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं तो लोगों को लगेगा कि वो अपनी समस्याओं से दूर भागते हैं। उन्होंने ये फैसला लिया उन्हें वहीं रहना है और समस्याओं का सामना करना है। और उसी समय उनके दिमाग में एक तीसरा ऑप्शन आया, जो कि था बिना किसी लड़ाई झगड़े के मसले का हल निकालना। और ये वही समय था जब महात्मा गांधी ने फैसला लिया कि उनके सामने जो भी परेशानियां या जो भी समस्या आएगी उनका हल वो शांत होकर बिना किसी के साथ उलझे करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आपके सामने भी कभी कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसको लेकर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगे, तो उस परिस्थिति में आपको ऐसे ऑप्शन का चुनाव करना होता है जो कि सभी के हित में हो। अब आपको ये लग रहा होगा कि सभी के हित के बारे में सोचना तो हमारा काम नहीं है, हमें तो अपने ही बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं तो शायद हम अपने साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज करने से बहुत ज्यादा बेहतर है। जैसा कि हम सभी को पता है कि कम्युनिकेशन जीवन की सबसे बड़ी स्किल है। लेखक के हिसाब से कम्युनिकेशन करने के 4 तरीके हो सकते हैं: पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। हर इंसान अपने जीवन का आधे से ज्यादा हिस्सा इन्हीं 4 चीजों में इन्वेस्ट करता है। इन 4 चीजों में से भी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सुनना। 40 से 50% हमारी कम्युनिकेशन सिर्फ लिसनिंग यानी कि सुनने पर फोकस करती है, और ये वही स्किल है जिसके ऊपर हम सबसे कम ध्यान देते हैं। लोगों को लगता है कि उन्हें दूसरों की बातों को सुनना और समझना आता है, क्योंकि पूरे जीवन भर वो सिर्फ यही काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन दूसरे लोगों की बात सुनने के 5 तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि आप लोगों को इस तरह से सुनते हैं कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये कि आप लोगों को इस तरह से सुन रहे हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं कि सामने वालों को ये लगे कि आप उनकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। और तीसरा तरीका ये होता है कि आप लोगों की जरूरी बातों को ही सुनते हैं, बाकी की बातें इतनी जरूरी ना समझकर उन्हें इग्नोर कर देते हैं। चौथा और जो सबसे जरूरी है वो है ध्यान से सुनना। किसी भी व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनने का मतलब है कि आप उसके हर प्रकार के वाक्यों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं। सबसे लास्ट में आता है एम्पैथिक लिसनिंग। पहले के 4 जो सुनने के तरीके हैं वो तो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर बेस होते हैं, मतलब कि हम किस हिसाब से लोगों को सुनना पसंद कर रहे हैं। पहले 4 तरीके उस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वाला जो तरीका है उसका मतलब होता है कि हम दूसरों के हिसाब से उनको सुनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमें क्या बताना चाह रहा है, वो चीजों को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, हम उन सभी चीजों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये वाला लिसनिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस लिसनिंग से ही आप एक अच्छे कम्युनिकेशन की बुनियाद रख सकते हैं। चैप्टर 11, समझौता करना कभी कभी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, और जितनी तरह के लोग हैं उतनी ही तरह की सोच भी है। ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति से आपका मतभेद होना आम बात है। हम सभी के लिए अलग अलग बातें मैटर करती हैं और हम सभी अलग तरह से सोचते हैं। अगर आपका किसी से मतभेद हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है और उसके ऐसा सोचने की वजह क्या है। इसीलिए आपको उसे सुनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ध्यान से उसकी बातों को सुने तो शायद आपको उसकी बात या उसका आइडिया अपने आइडिया से ज्यादा बेहतर लगे, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों आपस में बात करके कोई नया और ज्यादा बेहतर आइडिया सोच सके। लेकिन एक दूसरे से बहस करना समस्या का समाधान नहीं है। समझौता करने के लिए आपको सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि मतभेद किस वजह से होता है। मतभेद होने का सबसे मुख्य कारण सोच में अंतर होना। अगर आप सामने वाले की नजरों से चीजों को देखने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा अगर आप सामने वाले व्यक्ति की बात को सुनेंगे तो वो भी आपकी बात को सुनेगा और समझने की कोशिश करेगा। जब आप दोनों लोग अपने अपने विचारों को एक दूसरों के सामने रखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा तरीका बेहतर काम कर सकता है। इससे आपके फैसले पहले से बेहतर होंगे और आपके बीच का रिश्ता मजबूत भी होगा। दूसरी तरफ अगर आप बहस करेंगे तो शायद उसका कोई नतीजा ना निकले। आप जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा इससे आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। आप जिन भी लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनके साथ अपनी वैल्यू और अपने प्रिंसिपल्स एकदम क्लियर रखें। उनको इस बात का एहसास हमेशा दिलाते रहें कि आपके क्या रूल्स हैं और आप किस रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके साथ काम करने वाले लोग आपके अनुसार आपके रूल्स को फॉलो करें। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी वैल्यू और अपने रूल्स से बहुत लगाव होता है। वो पसंद नहीं करते कि कोई उनके रूल्स और रेगुलेशंस को ब्रेक करके
किसी काम को कंप्लीट करें। अगर आपकी कंपनी में कोई उसूल यानी कि रूल्स और रेगुलेशन नहीं है तो आपकी कंपनी खतरे में है। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी या फिर कहें ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को अपने रूल्स के बारे में बताना होगा, जिससे वो उन रूल्स के हिसाब से एक दिशा में काम कर सके। ऐसे में आपका ये काम है कि आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें, जिससे कोई अपने आप को किसी से कम ना समझे। आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को उनके काम करने के लिए फीडबैक देते रहिए, जिससे वो एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना सीख सके, साथ ही अपने काम को बेहतर बना सके। अगर आपके साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो आप उसे इसके लिए डांटिए मत। उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए और साथ में बताइए कि उसे अपना काम सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए आप महीने में एक बार अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ मीटिंग बुला सकते हैं, जिसमें आप अपने अच्छे वर्कर्स की तारीफ कर उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं और बाकी सबको बता सकते हैं कि वो अपने काम को और बेहतर कैसे बनाएं। चैप्टर 12, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार काम का चुनाव करिए। ज्यादातर लोग अपने काम से खुश नहीं होते, इसलिए वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते और अच्छे नतीजे नहीं दे पाते हैं। एक लीडर का काम है कि वो अपने साथ काम करने वाले लोगों को इस तरह की परेशानियों से निकालने का प्रयास करे और उनसे कुछ ऐसा काम करवाने की कोशिश करे जिसमें वो लोग ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके। इस टारगेट को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको इसके पीछे की वजह जाननी होगी कि लोग अपने काम में खुश क्यों नहीं रहते। अक्सर ऐसा होता है कि सारे फैसले लीडर के हाथ में होते हैं और उनके साथ काम करने वाले लोगों को सिर्फ काम करने का आदेश दिया जाता है। इससे लोगों को लगने लगता है कि वो कोई नौकर हैं जिनसे कुछ पैसे के बदले में कोई काम कराया जाता है। इसीलिए आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को कुछ फैसला लेने का अधिकार दीजिए। इससे उन्हें लगेगा कि उनके पास कुछ आजादी है और कंपनी में उनके विचारों की भी कुछ अहमियत है। जब उन्हें लगेगा कि उनकी बात का महत्व है तो वो मोटिवेट होंगे और अच्छे से काम करेंगे। आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को आजादी दीजिए कि वो किसी काम को करने के लिए अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। फिर अंत में उन्हें जो तरीका अच्छा लगे वो उस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप उन्हें अपने तरीके से काम करने को मजबूर करेंगे तो उन लोगों के अंदर का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से काम करने पर आपके साथ काम करने वाले लोग अपने अंदर की आवाज को सुन पाएंगे और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला पाएंगे। अगर आप उन्हें अपने काम करने के तरीके के हिसाब से काम करने को मजबूर करेंगे तो उनके अपने तरीके कहीं कोने में दबे रह जाएंगे। फिर वो एक रोबोट की तरह ही बन जाएंगे जो सिर्फ सिखाए गए तरीकों के हिसाब से काम करेंगे और कुछ नया नहीं सोच पाएंगे। इसके लिए सबको एक आजादी दें जिससे वो अपने भीतर छुपे टैलेंट को बाहर निकाल सके, क्योंकि हो सकता है कि जिन प्रॉब्लम्स का सलूशन आपके पास ना हो या आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत वक्त लग रहा हो, उसी प्रॉब्लम को कोई बहुत आसानी से और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकता हो। इससे एक और बात ध्यान देने वाली है कि आप पूरी दुनिया में ना तो खुश रह सकते हैं और ना ही अपने डिसीजंस को लेकर सबको कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि ना तो ये दुनिया कोई कोर्ट है और ना ही आप वकील हैं और ना ही इस दुनिया के लोग जज हैं। तो हर केस में कोर्ट के वकील की तरह आपको लोगों को ना तो कोई गवाही देने की जरूरत है और ना ही कोई सबूत पेश करने की। रियल लाइफ में यह पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को 100% कन्विंस कर सके। पॉलिटिक्स, फैमिली वैल्यूज, बिजनेस स्ट्रैटेजीज जैसे टॉपिक्स में हर व्यक्ति का अलग अलग ओपिनियन होता है और अलग अलग जजमेंट होता है। रियल लाइफ परसुएशन का मतलब होता है कि आप धीरे धीरे अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति को अपने बिलीफ की तरफ ले जाते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस ओर जा रहे हैं और वहां तक कैसे पहुंचना है, अपने साथ वाले व्यक्ति को वहां तक कैसे लेकर जाना है। जब भी आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप उस आर्ग्यूमेंट से अचीव क्या करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को 100% कन्विंस करना मुश्किल है, लेकिन 50 से 60% कन्विंस किया जा सकता है। 30% के आसपास आते ही आपके ओपोनेंट को यह समझ आने लगता है कि आप उसे क्या समझाना चाह रहे हैं और इस वजह से उसके बिलीफ में कुछ थोड़े बहुत चेंज होने लगते हैं। और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आपको इस बात की क्लियर नॉलेज होगी कि आपको क्या अचीव करना है। अगर आप सवालों का यूज करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वो फैक्ट्स के बेस पर हो। इसका मतलब यह होगा कि आपके पास अपनी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने का एविडेंस होगा और फैक्ट्स गैदर करने के लिए आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कोई आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो इसके लिए आपको ज्यादा फैक्ट्स की जरूरत होगी, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए आपको उतना ही ज्यादा अपने अपोनेंट को कन्विंस करना होगा। आर्ग्यूमेंट को किस तरह से प्रेजेंट करना है यह आपकी जूरी पर डिपेंड करता है, क्योंकि कोर्ट रूम में आपको 10-12 लोगों से बनी जूरी के सामने पेश करना होता है। फैमिली में सीन अलग होता है। सवालों की हेल्प से आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपकी जूरी किस चीज में बिलीव करती है। चैप्टर 13, फीडबैक लेना है बहुत जरूरी। आज के टाइम में फीडबैक की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन इंप्रूवमेंट और ग्रोथ के लिए फीडबैक आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सोचिए कि आप ऑफिस पहुंचकर अपना काम शुरू ही करने जा रहे थे कि तभी आपके बॉस आपके कैबिन के पास आके कहते हैं कि आप मेरे ऑफिस में आइए
मेरे पास आपके लिए फीडबैक है। ऐसा सुनकर लगभग हर व्यक्ति परेशान हो जाएगा। वो नर्वस फील करने लगेगा और सोचेगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या पता फीडबैक पॉजिटिव हो। हम बस उसके बारे में सुनते ही नेगेटिविटी के बारे में सोचने लगते हैं और नर्वस हो जाते हैं। फीडबैक को शुरू से ही गलत तरीके से हैंडल किया जा रहा है। जो खराब लीडर्स होते हैं वो फीडबैक को अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय को पनिश करने के लिए यूज करते हैं। कभी कभी अच्छे लीडर्स भी फीडबैक को गलत तरीके से हैंडल करते हैं। वो लोग सारा फीडबैक इकट्ठा करके एक साथ एम्प्लॉय के सामने पेश करते हैं। और यहां पर फॉल्ट सिर्फ फीडबैक देने वाले व्यक्ति का नहीं है, हम सभी फीडबैक को हल्के में ले लेते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अगर फीडबैक को सही तरीके से डिलीवर किया जाए तो उसकी हेल्प से बहुत इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स की 57 कंपनियों में रिसर्च की गई कि किस तरह से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेटर किया जा सकता है। रिसर्च में सामने आया कि जिस भी कंपनी के मैनेजर्स अपने एम्प्लॉय को सही तरीके से फीडबैक दे रहे थे, उस कंपनी में कंटिन्यू इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और तो और स्टडी में यह भी सामने आया कि अच्छा फीडबैक एम्प्लॉय के लिए मोटिवेशन का काम भी करता है। हालांकि लोग फीडबैक को नेगेटिविटी की तरह से देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑथर के पास मैनेजमेंट कंसल्टेंट इस बात की कंप्लेन लेकर आते हैं कि उन्हें उनके वर्क के रिगार्डिंग फीडबैक नहीं मिलता। एक और स्टडी के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि 63% एम्प्लॉय चाहते हैं कि उनको और ज्यादा फीडबैक मिले, और इनमें से लगभग 83% एम्प्लॉय फीडबैक को अप्रिशिएट भी करते हैं, चाहे वो फीडबैक पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। लोगों को अच्छा फीडबैक चाहिए होता है, और किसी भी कंपनी में अच्छा फीडबैक देने वाला कल्चर डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बारे में सोचने से पहले हमें यह जानना होगा कि हम गलती कहां कर रहे हैं। चैप्टर 14 आखिर में, अगर किसी इंसान को अपने जीवन में सफल होना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इस बात पर फोकस करे कि उसका दिल क्या कह रहा है। अगर कोई इंसान अपने अंदर की आवाज को सही तरीके से पहचान जाता है और फिर उसके अनुसार काम करने की कोशिश करता है, तो फिर उसके सफल होने के चांस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इस बुक में हमने ये भी जानने की कोशिश की कि किस तरह से एक लीडर के तौर पर आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और उनको इस बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वो भी अपने अंदर की आवाज को पहचाने और उसके अनुसार काम करके खुद को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करें। एक लीडर का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता कि वो अपनी टीम को या फिर अपने साथ काम करने वाले लोगों को लीड करे और उनके ऊपर अपना हुक्म चलाए। लीडर के तौर पर यह जरूरी है कि आप अपने साथ काम करने वाले लोगों के विचारों को समझें और उनके काम करने का तरीका जानने की कोशिश करें, और फिर उसके अनुसार उनको वो काम सौंपें जो आपको लगता है कि वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक लीडर के तौर पर दूसरे लोगों पर भरोसा करना भी काफी अहम होता है, क्योंकि जब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पाएंगे तब तक आप एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप कभी भी दो विचारों के बीच में फंस कर न रह जाएं। आपको यह पता होना चाहिए कि जब आपके पास दो ऑप्शन है जिसमें से आपको एक चुनना है, काफी कठिन काम लग रहा है, तो ऐसे में आप एक तीसरा रास्ता खोजने का प्रयत्न करिए जो कि सभी लोगों के हित में हो। अपने अंदर की आवाज पहचानना एक स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। इसकी मदद से आप अपने अंदर की कैपेबिलिटी को बाहर ला सकते हैं। दूसरों का भरोसा जीतकर और दूसरों की बातों को, उनके विचारों को समझकर हम काफी हद तक अपना फायदा करा सकते हैं। अपने काम करने वाले लोगों को थोड़ी आजादी और थोड़ी पावर दें। ऐसा करके हम उनके अंदर की आवाज को जगाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अपने कर्मचारियों को पावर दीजिए। एक लीडर होने के नाते आपका यह फर्ज बनता है कि आप अपने कर्मचारियों को पहले से बेहतर बनाने के लिए हर काम करें। इसके बजाय आप उन्हें फैसला लेने का हक दीजिए। आप उन्हें बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए जिससे आप उन्हें समझ सकें और अपनी कंपनी के लोगों के बीच अच्छे संबंध बना सकें। सक्सेस के रास्ते में आपको कई बार फेल होना पड़ेगा, आप कई बार गिरेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप गिरने के बाद फिर से खड़े होकर अपने ड्रीम की ओर एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ चल पड़ें। ऐसा माइंडसेट डेवलप करें जिससे आप कभी अपने ऊपर से बिलीव न खोएं। अगर आप अपने ड्रीम को फॉलो करना छोड़ देंगे और गिव अप कर देंगे तो आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने ग्रेट बन सकते हैं। कभी भी अपने ऊपर और अपने स्किल पर डाउट न करें। डाउट ड्रीम्स को किल कर देता है। हर एक दिन खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। हम आशा करते हैं कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के किसी सदस्य को या आपके किसी मित्र को ये बुक समरी फायदा पहुंचा सकती है तो उसके साथ इसको शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।